हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हम कुछ इस क्लास के अंदर और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और कुछ टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, उनको पढ़ के आपको जाना है ना। और ये 1 घंटे की क्लास है। इस घंटे की क्लास में आप जो भी टॉपिक मैं बताऊं बिल्कुल आप उसको रिवाइज करके जाएं। ठीक है। हाँ, तो देखते हैं कुछ एमसीक्यूज। द फंक्शंस ऑफ नेजल कैविटी इन रिलेशन ऑफ वेंटिलेशन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो, इन शब्दों का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और कोई भी सिस्टम हो उसकी बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए। ये एक्सेप्ट पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब इनमें से कोई 3 काम, 4 काम दे रखे हैं तो 3 काम तो क्या सही है, चौथा काम वो आंसर नहीं है ना, वो उसका काम है नहीं। तो देखो क्या पूछा है, नेजल कैविटी का फंक्शन पूछा है। तो 3 कोई ऐसी चीज होगी जो नेजल कैविटी के फंक्शन होंगे, एक नहीं होगा। देखो, वार्मिंग अप इंस्पायर एयर टू बॉडी टेम्परेचर। अब देखो पहला ऑप्शन। दूसरा, ह्यूमिडिफाई द एयर अप टू 100% सेचुरेशन। रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एयर। डिसइंफेक्ट द एयर एंटरिंग द लंग्स। देखो, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कौन सा सिस्टम? रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? पहली बात तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की कर लेते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू लेवल पे बनी है, यानी हमारी सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से वहां क्या जनरेट हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड। और बाहर वातावरण में ऑक्सीजन है जो हमारी सेलुलर एक्टिविटी के लिए जरूरी है, एटीपी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाना, कार्बन ऑक्सीजन को टिश्यू लेवल तक पहुंचाना, है ना। और सेलुलर लेवल तक पहुंचाना, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, जब ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी तो उसको बाहर निकालना, है ना। ये क्या करना है? O2 का इनटेक और एलिमिनेशन ऑफ CO2 ये करना। ये किसका काम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। किसके साथ मिलकर करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ, है ना। क्योंकि ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलकर टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल तक पहुंचेगी, है ना। तो इसमें क्या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, देखो क्या, इनटेक ऑफ O2, है ना, साथ में एलिमिनेशन ऑफ क्या, CO2। ये और ये किसके साथ मिलकर काम करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसके साथ मिलकर ये काम करता है कि नहीं? हाँ, अगर ये सिस्टम फेल हो जाएगा तो ये इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एलिमिनेशन ऑफ CO2 ये होगा नहीं। ये नहीं होगा तो बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ेगी, है ना, सेल को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, सेल डाई हो जाएगी, यानी व्यक्ति खत्म होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होगा फिर व्यक्ति खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी। अब देखो, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो स्ट्रक्चर के आधार पे, किसके आधार पे? स्ट्रक्चर के आधार पे, है ना। तो स्ट्रक्चर के आधार पे स्ट्रक्चर के आधार पे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक तो बोलते हैं जिसको अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, है ना, जिसके अंदर क्या, नोज, है ना, नेजल केविटी, है ना, और फेरिंग्स। क्या भाई? फेरिंग्स, है ना। और फेरिंग्स का कौन सा भाग? नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, है ना। ये चीज शामिल है किसके अंदर? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। बात करें दूसरे की, जिसको हम कहते हैं क्या, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर आपका लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का शामिल या भाग है, या
लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है, ठीक है ना। तो यहां देखिए, यहां क्या आता है, नेजल केविटी आती है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है। ये क्या काम करती है, नोज से नोस्ट्रिल, नोज का ओपनिंग भाग नोस्ट्रिल कहलाता है, यहां से एयर इनटेक होती है ना। तो जब एयर इनटेक होती है तो नेजल केविटी क्या करती है, हमारा बॉडी जो टेम्परेचर है ना, बाहर हवा कैसी भी हो, चाहे बहुत ज्यादा कोल्ड हो, बहुत ज्यादा हीट हो, जब हाँ एयर अंदर जाएगी तो ये नेजल कैविटी हमारे जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करेगी, इसको एडजस्ट करेगी, ठीक है ना। ओके, यानी ह्यूमिडिफाई करेगी एक तरह की। इसके अंदर और क्या मिला दिया जाएगा, ह्यूमिड मिला दिया जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा सूखी हवा है तो अंदर सूखी हवा डायरेक्ट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर नहीं जाएगी, ठीक है ना। फिर अगर किसी तरह के बाहर से पार्टिकुलेट आ रहे हैं तो हमारे नेजल कैविटी के अंदर क्या एयर है, वो एयर के अंदर ट्रैप हो जाएंगे तो अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो वार्मिंग करना, अगर कोल्ड है तो वार्मिंग करना, ज्यादा एयर ड्राई है तो उसको ह्यूमिडिफाई करना, और बाहर से कुछ पार्टिकुलेट आ रहे हैं उसको रोकना, ये काम करते हैं। जबकि बाहर से जो एयर आ रही है उसको वो एयर कहां जाएगी, लंग्स तक जाएगी, है ना। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का लास्ट पार्ट क्या है, लंग्स, वहां तक जाएगी। वहां जाएगी तो उस एयर को कोई डिसइंफेक्ट, यानी उसके अंदर किसी तरह के कोई माइक्रोब्स है, वो काम नहीं होता, वो काम यहां नहीं होता, है ना। तो देखो क्या नहीं होता, डिसइंफेक्ट द एयर एंटरिंग टू द लंग्स, ये काम नहीं करता। तो डी आपका आंसर हो गया। बाकी तीनों काम है ये होते हैं, ठीक है। वार्मिंग करते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं, और रिमूवल द माइक्रोब्स, डस्ट पार्टिकल्स ये करते हैं, लेकिन डिसइंफेक्शन का काम नहीं। माइक्रोब्स मतलब छोटे मोटे मोटे कुछ आ गया ऐसा, है ना। ओके, ठीक है, ये हो गया। तो ये स्ट्रक्चर के आधार पर रेस्पिरेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन फंक्शन, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं क्या, कंडक्टिंग जोन, जिसके अंदर नोज, नेजल कैविटी, है ना, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ये सब शामिल होते हैं। जहां एयर कंडक्ट होती जा रही है ना, जो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो सारे कंडक्टिंग जोन में आएंगे, है ना। दूसरा भाग क्या कहलाता है, जिसको हम कहते हैं क्या, रेस्पिरेटरी जोन, जहां रेस्पिरेशन होता है ना। यहां कहां आएगा, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना। एल्वियोलार डक्ट, एल्वियोलार सेक्स और एल्वियोलाई, ठीक है ना। ये रेस्पिरेटरी जोन जहां वास्तव में एयर एक्सचेंज होता है ना, गैस का एक्सचेंज होता है, वो रेस्पिरेटरी। तो ये फंक्शन के आधार पे है, वो स्ट्रक्चर के आधार पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर साइनस बिलोंग टू दी पैरानेजल साइनस एक्सेप्ट, देखो फिर एक्सेप्ट क्वेश्चन आया, इनमें से कौन सा जो है वो पैरानेजल साइनस से बिलोंग करता है, एक्सेप्ट के सिवाय। तो देखो पैरा, पैरा का मतलब क्या होता है, साइड में, लेटरल साइड, किसके, पैरानेजल, है ना। जो नेजल कॉन्का होते हैं, नेजल बोन्स होती है उसके साइड में, तो उनके जो साइनस होते हैं, है ना, नेजल साइनस का मतलब होता है क्या, जो एयर फील्ड स्पेस होते हैं ना फेशियल बोन के अंदर, उनको हम साइनस बोलते हैं। तो पैरानेजल साइनस पाते हैं नेजल बोन के साइड में। ये कौन सा होते हैं, ये बेटा होते हैं, मैंने आपको उस समय पढ़ाया था, उस समय एफएम से ये एक लिखा था। एफ मीन्स क्या, फ्रंटल, फ्रंटल बोन में। एम मीन्स मैक्सिली, है ना। एस स्फिनोइड, 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 राइट। फिर ई से एथमोइड, है ना। ये चार पैरानेजल साइनस होते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए इसमें
मैक्सिलरी है, एथमोइड है, स्पिनोइड है, मेस्टोइड, मेस्टोइड नहीं होता, मेस्टोइड इसमें नहीं है ना, तो मेस्टोइड आपका आंसर हो गया, है ना। मेस्टोइड पैरानेजल साइनस नहीं है ना। नेक्स्ट देखिएगा, आपको साइनस ध्यान होना चाहिए, चार शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। बिफोर द एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन some fact about trachea, a nurse has to understand and all the following are true regarding trachea except। अब देखो क्या होता है, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, नाक है ना, नेजल केविटी और नेजोफेरिंक्स या फेरिंक्स, उसमें ब्लॉक आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये सांस लेने वाली प्रोसेस क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और सांस लेने वाली प्रोसेस बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे। तो इसके लिए एक अल्टरनेट रास्ता निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, अल्टरनेट रास्ते के लिए क्या करते हैं, ये जो ट्रेकिया ना, यहां दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये आगे थायराइड बोन है, तो ट्रेकिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, वहां स्ट्रक्चर पाई जाती है क्या, ट्रेकिया, क्या ट्रेकिया, जो C6 से स्टार्ट होता है और T5 पे एंड हो जाता है। जो सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती है उसमें C6 के इक्वल ट्रेकिया शुरू होता है। ट्रेकिया से ऊपर कौन है, लैरिंग्स है, नीचे कौन है ट्रेकिया से, ब्रोंकाई, है ना। तो ये जैसे ये आ गया C6, ये C6 यहां से ट्रेकिया शुरू होगा और यहां आएगा जिसका T5 तक आएगा ये, है ना। ये पूरा जो संरचना ये ट्रेकिया कहलाएगी। ऊपर क्या है, ये ऊपर लैरिंग्स है ना। नीचे क्या आ जाएगा, यहां ये जाके क्या हो जाएंगे, ये जाके आपके डिवाइड हो जाएंगे, है ना। अच्छा, ये T5 पे डिवाइड होगा। अब यहां C आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये जो एंटीरियर तो कंप्लीट होता है, पोस्टीरियर इनकम्प्लीट होता है। और ट्रेकिया के जस्ट पीछे की साइड क्या है, ईसोफेगस है जो 25 सेंटीमीटर की। ये जो ट्रेकिया इसकी यहाँ लेंथ होती है लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, डायामीटर होता है ना। ठीक है, अब देखो यहां से जो थायराइड ग्लैंड होती है इसके ऊपर ये जो दिखाई दे रही है, ये ट्रेकिया होता है ना। इस ट्रेकिया के अंदर क्या होता है, कार्टिलेज होती है। कौन सी कार्टिलेज, ट्रेकियल कार्टिलेज होती है जो हाइलाइन कार्टिलेज है ना। और बाकी दूसरी जो पूरा ये आपका वॉइस बॉक्स बना हुआ है ना, इसके अंदर इलास्टिक कार्टिलेज होती है। कौन सी, इलास्टिक कार्टिलेज। और देखिए कौन सी इलास्टिक है, एक तो थायराइड है, एक क्रिकोइड है ना। आगे की ओर थायराइड होगी, पीछे की ओर क्रिकोइड होगी, है ना। और ऊपर की ओर बंद करने वाली कौन सी होगी, एपीग्लोटिस, ग्लोटिस, है ना। तो ये तो पाई जाती है सिंगल सिंगल कार्टिलेज, है ना। कितनी होती नंबर में, एक एक। इस ट्रेकिया के अंदर डबल कार्टिलेज भी होती है। डबल कार्टिलेज में कौन कौन सी, देखिए जस्ट ट्रेकिया ऐसी थायराइड ग्लैंड है ना, ट्रेकियल कार्टिलेज होगी। थायराइड के पीछे क्रिकोइड, क्रिकोइड के ऊपर 3 कार्टिलेज होती है। कौन कौन सी, देखो एक तो होती है आपके एरिटिनोइड, एरिटिनोइड, ठीक है। दूसरी होती, ये 2 होती है। फिर होती है कॉर्निकुलेट, ये भी 2 होती है। एक होती है क्वीन इंफॉर्म, ये भी 2 होती है। तो ये कितनी होगी, 6। ये कितनी होगी, 3। तो टोटल कितनी, 9 कार्टिलेज। कितनी कार्टिलेज होती है, 9, है ना। ये ध्यान रखना, सिंगल ये होती है, डबल ये होती है। 9 कार्टिलेज से बना हुआ ये चीज है। अब देखो ये जो आपके क्रिकोइड कार्टिलेज है ना, क्रिकोइड इस थायराइड से नीचे, या क्रिकोइड, या इस क्रिकोइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे, कहां, बिलो द क्रिकोइड कार्टिलेज क्या किया जाता है, एक इंसिजन लगाया जाता है। इंसिजन मतलब कट लगाया जाता है ना। और इस ट्रेकिया को ओपन किया जाता है ना। तो इंसिजन मेड इनटू द ट्रेकिया क्या कहलाता है, ट्रेकियो स्टोमी कहलाता है।
क्योंकि अपर एयरवे क्या है, ब्लॉक है, तो अल्टरनेट रेस्पिरेशन क्या किया, ट्रेकियोस्टोमी कर दिया, यानी जो क्रिकोइड कार्टिलेज उसके जस्ट नीचे एक कट लगा दिया, है ना, और अंदर डाल दिया एक ट्यूब, ठीक है ना, ट्रेकियल ट्यूब डाल दी, तो उसको बोलते हैं ट्रेकियोस्टोमी। तो ट्रेकियोस्टोमी करने से पहले हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रेकिया है कहाँ पे, क्रिकोइड कार्टिलेज कहाँ है, किस कार्टिलेज, कहाँ क्रिकोइड है, कहाँ थायराइड, ये जो बाहर दिखाई दे रहा है थायराइड है, ऊपर वो भाग एडम सेपल है ना, किन किन कार्टिलेज से मिलकर बना है, कितनी तो ट्रेकिया की लंबाई है, कितना डायमीटर है, कहाँ से शुरू होता है ट्रेकिया, कहाँ बंद होता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो यही तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भाई एक नर्स है उसको ट्रेकियोस्टोमी करनी है, क्यों करनी है, अपर रेस्पिरेटरी ब्लॉक है, तो अल्टरनेट रास्ता देखना है, इसलिए क्या, इट्स अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, ट्रेकिया की लंबाई 13 सेंटीमीटर होती है, बिल्कुल होती है, ये हमें पता है। इट बाइफर्केट इनटू टू मान, बिल्कुल, ये ट्रेकिया यहां पे दो भागों में बंटता है, बिल्कुल बंटता है, और जहां ये बंटता है राइट साइड, अब ये बंटेगा राइट साइड, ये इधर राइट लंग्स है, कौन सा लंग है, राइट लंग, और इधर वाला कौन सा है, लेफ्ट लंग, है ना, लेफ्ट लंग, ठीक है ना। तो ये दो भागों में बंटेगा तो ये वाला जो है ना, ये मोर वर्टिकल होता है, यानी इस लाइन के ज्यादा इधर होता है, और ये थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं यहां करूं, है ना, तो इसके बीच में एंगल है ना, ये 25 डिग्री होता है, इसके एंगल होता है 45 डिग्री, ठीक है ना। तो जिसका एंगल कम, इसका मतलब वो ज्यादा वर्टिकल, वर्टिकल मतलब इस लाइन के ज्यादा पास, ठीक है ना। तो यहां से कुछ पानी डालोगे तो एक तो ज्यादा मुड़ी हुई है, एक कम मुड़ी हुई है, तो कौन से में जल्दी पानी जाएगा, इस राइट वाले में, क्योंकि ये ज्यादा इसके सीध में है, डायरेक्शन में है। इसलिए जब भी कुछ चीज एस्पिरेट होती है, एस्पिरेट का मतलब श्वास की नली में कुछ चला जाता है, भोजन का पार्ट, पानी, है ना, ऐसा, तो उसको एस्पिरेशन कहते हैं। तो राइट लंग में सबसे पहले जाने के चांस होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मोर वर्टिकल होता है, शॉर्ट होता है ना, ये चीजें, और ज्यादा वाइड होता है, जबकि लेफ्ट वाला जो भाग है वो क्या होता है, लेस वर्टिकल है ना, लॉन्ग होता है और कम वाइड होता है, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो T5 पे जाके दो भागों में बढ़ती है, और ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई बोलते हैं इसको, राइट ब्रोंकाई बोलते हैं इसको, लेफ्ट ब्रोंकाई बोलते हैं, राइट ब्रोंकाई राइट लंग्स जाएगी, लेफ्ट वाली लंग्स में जाएगी, लेफ्ट लंग्स में जाएगी, सही बात है, बिल्कुल सही है। मेजर इनटू टू, इट स्टार्ट एट द लेवल ऑफ सेवंथ सर्वाइकल, C7 पे स्टार्ट ना होके कहाँ होती है, C6 पे होती है, तो ये बात तो गलत है। इट एंड्स एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ द लुइस, बिल्कुल, ये जो ट्रेकिया ना, ये T5 पे जाके स्टर्नम का जो एंगल ऑफ लुइस होता है ना, जो स्टर्नम बोन है, स्टर्नम जो बोन है, या जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ क्या कहते हैं, एंगल ऑफ लुइस बोलते हैं, है ना, इस पे जाके एंड होती है, इसके पीछे की साइड क्या होती है, ट्रेकिया होती है, ठीक है। तो ये जो सी पॉइंट है ये गलत है, इसका आंसर आपका यही है ना, एंगल ऑफ द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई एट द कैरिना। अच्छा, ये जो ट्रेकिया है ना, ये यहां दो भागों में बंटा है, इस भाग में बंटने से यहां जो एक रिज होता है, इसको हम करीना कहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी करीना होती है, ऐसा नहीं है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में करीना है ना, कैरिना, इसको क्या बोलते हैं, कैरिना, है ना। तो कैरिना का एंगल कितना है, एंगल ऑफ राइट एंड, अभी मैंने बताया राइट और लेफ्ट का कितना एंगल है, 25 राइट साइड है, 45 किस साइड, लेफ्ट साइड है, तो आंसर क्या हो गया, सी आपका आंसर हो गया, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। करीना क्या होता है, जहां पे जाके ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड होता है, उसका जो इंटरनल पॉइंट होता है वो करीना कहलाता है। द ट्रेकिया और वाइन पाइप इज मेड अप ऑफ द रिंग्स शेप ऑफ द कार्टिलेज, रिंग्स इज, अब जो ट्रेकियल कार्टिलेज होती है वो कैसी होती है, सी शेप्ड होती है ना, एंटीरियरली एंटीरियरली एंड लेटरली, ये क्या होती है,
कंप्लीट होती है, जबकि पोस्टीरियरली ये क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। ठीक है ना, पोस्टीरियरली क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है कि नहीं। और उसके जहां इनकम्प्लीट होती है उसकी साइड पीछे क्या होगा, ईसोफेगस होगा। ओके, तो कैसी होती है, कॉन्सेप्ट नहीं होती, कॉन्सेप्ट तो क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, है ना। एसेप्ट नहीं, स्ट्रेट नहीं, आपका क्या आंसर, सी, ये आपका आंसर है, सी सेप्ट है जो होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द लैरिंग्स इज क्लोज ड्यूरिंग द swallowing। देखो जब हम भोजन निकलते हैं तो क्या होता है, यहां माउथ नीचे, नोज ऊपर है, बीच में एक जगह बीच में क्रॉसिंग आ जाती है ना, क्योंकि ईसोफेगस जो फेरिंग से जुड़ा हुआ भाग है, ओरोफेरिंग्स है, वो ईसोफेगस जोड़ता है ना। तो ईसोफेगस तो ट्रेकिया के पीछे है, यहाँ ट्रेकिया आगे है, यहाँ तो भोजन नली पीछे आ गई, तो बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग होती है। तो जब क्रॉसिंग होती है तो हम जब भोजन निकलते हैं तो क्या होता है कि रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है ना, उसको मार्ग को बंद कर दिया जाता है ना, किसके द्वारा, इस साइड ऐसे एक लिड होती है, एपिग्लोटिस कार्टिस, वो जैसे ही देखो ये सांस वाली नली है ना, इसके ऊपर क्या है, ये एपिग्लोटिस है, यहां से क्या आया, भोजन आया। अब भोजन को यहां से ट्रैप करवाना है, तो ये क्या करेगी, नीचे हो जाएगी, ये इसको बंद कर देगी, भोजन पीछे ईसोफेगस में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ईसोफेगस में। ठीक है ना, तो ये क्या करती है, यहां से जैसे भोजन है ना, तो यहां इसको जब भी हम swallowing करेंगे तो ये एपिग्लोटिस, एपी जो ग्लोटिस है ये बंद कर देती है इस रूट को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को, और ऊपर आ जाती है, इससे ऊपर ऊपर से भोजन फिसलता हुआ कहां चला जाता है, ईसोफेगस में चला जाता है। ठीक है ना, तो कौन करता है भाई ये काम, ये एपिग्लोटिस करता है, जो सिंगल कार्टिलेज पाई जाती है, सी आपका आंसर है। और कौन सी कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज नहीं, ये तो आगे की साइड होती है, क्रिकॉर्ड नीचे की ओर होती है, थायराइड के जैसे नीचे, वोकल कॉर्ड्स तो जो वॉइस होती है उसका प्रोडक्शन करने में काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन दैट कवर्स लंग्स। लंग्स को कवर करने वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या है। अब देखो जो लंग्स है, जिस तरह से हमारे हार्ट है, पेरिटोनियम के ऑर्गन्स है ना, तो लंग्स भी क्या है, जैसे ऐसे लंग्स है। अब राइट लंग्स 3 भागों में बंटा हुआ है ना, ऐसे। अब इसके चारों तरफ क्या है, यहां पे क्या है, यहां ट्रेकिया है, यहाँ ट्रेकिया का डिवाइडेशन आ गया, है ना, ये ब्रोंकस जिसको हम कह रहे हैं। ओके, अब देखो ये ट्रेकिया, ये ब्रोंकाई, ये लंग्स। अब ये लंग्स के अंदर, लंग्स की इसके चारों ओर एक और लेयर है, ठीक है ना, ये इससे घिरा है। अब देखो ये जो अंदर की लेयर है, ये वाली, इसको हम कहते हैं क्या, विसरल प्लूरा कहते हैं। और ये जो बाहर वाली है इसको हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। ठीक है ना, तो जो लंग्स के कवरिंग जो मेम्ब्रेन्स होती है, सीरस मेम्ब्रेन, उसको हम प्लूरा कहते हैं। प्लूरा 2 प्रकार की होती है, जो लंग्स के अंदर के भाग को कवर करती है उसको हम वेसरल प्लूरा कहते हैं, और जो बाहर के भाग को पूरे लंग्स को कवर करती है उसको पेराइटल प्लूरा कहते हैं। पेराइटल प्लूरा वेसरल प्लूरा के बीच में स्पेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरल स्पेस, है ना। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर इस प्लूरल स्पेस में जो फ्लूइड होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ओके, प्लूरल फ्लूइड बहुत ज्यादा होता है तो इसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, है ना। इस प्लूरा का इन्फ्लामेशन प्लूरेसी कहलाता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इसके अंदर इस पानी की जगह अगर एयर घुस जाए तो उसको न्यूमोथोरक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरक्स बोलते हैं, है ना, एयर आ जाए तो। और ये जो जो प्लूरल फील्ड है, ये जब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है, जब मूवमेंट करते हैं ब्रीदिंग के समय लंग्स,
तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो, घर्षण नहीं हो, उसको कम करने के लिए ये क्या प्लूरल फ्लूइड काम करता है। ठीक है ना। तो ये विसरल और पैराइटल फ्लूरा होती है। ओके, सीरस मेम्ब्रेन होती है। राइट, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, दोनों लंग्स इससे द्वारा ही कवर्ड रहते हैं, है ना। तो मेनिंजेस, मेनिंजेस तो ब्रेन की और चारों ओर जो लेयर होती है ना उसको कहते हैं, जिसको हम DAP कहते हैं, ड्यूरा मैटर, एक्टिन और पाया मैटर, आप ध्यान रखना। पेरिटोनियम, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों ओर जो सीरस मेम्ब्रेन होती है वो पेरिटोनियम कहलाती है ना, और लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है हमारी बॉडी की। ठीक है ना। प्लूरा, लंग्स के चारों ओर जो सीरस मेम्ब्रेन उसको हम प्लूरा कहते हैं। और पेरिओस्टियम क्या कहलाता है, जो आउटर लेयर ऑफ बोन होती है ना हड्डी की, उसको पेरिओस्टियम बोलते हैं। तो आपका सी है वो आंसर यहाँ पे हमारा सही है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, स्पेस कॉल्ड द फाउंड बिटवीन द टू प्लूरल कैविटीज, दो प्लूरल कैविटीज है, ये ट्रेकिया है ना, इसका ये हो गया बाइफर्केशन, और यहां आपके ये आ गए लंग्स, है ना। अब इसके बीच जो ये स्पेस है ना, ये स्पेस क्या कहलाता है, सीरोसा, मीडिया स्टेनम, पेराइटल, सोलियस। देखो सोलियस मसल्स है, पेराइटल तो कोई लेयर होती बाहर की, सीरोसा सीरस मेम्ब्रेन की बाहर की लेयर, है ना। ये बीच का स्पेस क्या कहलाता है, मीडिया स्टेनम कहलाता है, मीडिया स्टेनम कहलाता है। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, थाइमस ग्लैंड होती है, या हमारा मीडिया स्टेनम में क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है, हृदय, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी आंसर सही है। नेक्स्ट देखिएगा, द कोलैप्स ऑफ द एल्यूलाई इज प्रिवेंटेड बाई। अब देखो जैसे ये लंग्स है हमारे, ये ट्रेकिया, ये बाइफर्केशन हो गया, है ना, और यहां ये हमारा लंग्स, लंग्स ये लोब आ गए, है ना। अब देखो ध्यान से सुनिए, ये तो आ गया ट्रेकिया, ये आ गई ब्रोंकाई। ओके, अब देखो इस ब्रोंकाई को हम बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी ब्रोंकाई, या जिसको हम मेन क्या बोलते हैं, मेन ब्रोंकाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन। फिर आगे क्या, आगे लोब। अब लोब के अंदर ये ब्रोंकाई और डिवाइड होगी, ये जो ब्रोंकाई है जैसे यहां है, इस जाके आगे यहां, यहां और यहां, ये तीन भाग बन गए, है ना। तो इस वाली जो ब्रोंकाई है ना, ब्रोंक्यूल्स, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये लोब के अंदर चली गई, तो इसको हम बोलेंगे लोबार ब्रोंकाई, या इसको क्या बोलेंगे, या इसको बोलेंगे क्या, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है ना। फिर ये जो लंग्स के लोब है, लोब के भी आगे क्या होते हैं, और छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, है ना। तो ये और आगे जाके ये किस में बंट जाएगी, सेगमेंट के अंदर। कौन सी, ये जो सेकेंडरी है, ये इन सेगमेंट में बटेगी, है ना। तो इस जो जो रेड वाली आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई या सेगमेंटल ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है ना। तो ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, या जिसको मेन ब्रोंकाई कहते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, ये अलग अलग भागों में बंट गया। ठीक है ना। अब देखो आगे जाके ये जो टर्शियरी ब्रोंकाई है ना, और आगे रिपीटेड क्या होता है, डिवाइडेशन होता है इस सेगमेंट के अंदर ही, है ना। तो क्या बनता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। ये बनते आगे क्या, एल्वियो एल्वियोलार
डक्ट का निर्माण करते हैं और ये एलुलर सेक्स का निर्माण करते हैं और या एलुलाई, ठीक है ना, यहां निर्माण होता है, ये टर्सरी ब्रोंकोस। अब यहाँ एलुलाई के अंदर सेल्स पाई जाती है, क्या टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, अलग अलग तरह की सेल्स होती है। ये टाइप फर्स्ट बहुत ज्यादा सेल्स होती है जहां क्या करते हैं, रेस्पिरेशन होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। सेकेंडरी जो सेल होती है जिनको हम सेप्टल सेल कहते हैं, ये कुछ फ्लूइड का सिक्रेशन करती है जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बना होता है ना, जो क्या सर्फेक्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्फेक्टेंट, जो इस एल्वियोलाई को कोलेप्स होने से बचाता है। कैसे बताता है कि सर्फेक्टेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के बने हुए जो किसी भी एल्वियोलाई के सरफेस टेंशन को कम करते हैं। और जब भी किसी चीज का सरफेस टेंशन कम होता है तो क्या होता है, वो कोलेप्स होने बच जाएगी, सिकुड़ने से बच जाएगी। गुब्बारे को अंदर आप गुब्बारे के ऊपर सुई डाल दिए तो छेद होते ही क्या हवा निकल जाएगी, उसको बोलते हैं कोलेप्स होना, है ना, डिफ्लेट होना। तो सर्फेक्टेंट सब्सटेंस सेप्टल सेल सीक्रेट करती टाइप सेकंड सेल, है ना, टाइप सेकंड एलुलर सेल्स। तो कौन प्रिवेंटेड करता है? सीलिया, म्यूकस, सर्फेक्टेंट, प्लूरल फ्लूइड नहीं। ये कौन सी आपका आंसर है वो सही है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी। और ये जो है ना ट्रेकिया, फिर आगे प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस या टर्सरी ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकस जिसको मेन ब्रोंकस कहते हैं, फिर क्या लोबार ब्रोंकस कहते हैं, फिर सेगमेंटल ब्रोंकस आती है और टर्मिनल ब्रोंकस। ये जो है ना इसको हम रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग। अब ये जैसे ट्रेकिया है ना, इस ट्रेकिया से ब्रोंकाई और ये लंग्स, अब इस पूरे लंग्स को क्या किया, सर्जरी द्वारा हटा दिया, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूमेक्टोमी। किसी लंग्स के, जैसे लंग्स के लोब है, उस लोब को निकालना क्या है, लोबेक्टोमी कहलाता है। एक लोब को निकाल दिया, पूरे लंग्स को निकालना न्यूमोक्टोमी कहलाता है। न्यूमो जो वर्ड है, न्यूमो, न्यूमो ये किसके लिए आता है? ये लंग्स के लिए आता है ना, तो क्या कहलाता है? न्यूमेक्टोमी। सी आपका आंसर हो गया। प्लूरेक्टोमी प्लूरा को, है ना, बल्बेक्टोमी नहीं। और लोबेक्टोमी तो क्या, एक कोई लोब है ना वो हटा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, राइट लंग हैज टू हाउ मेनी लोब्स। जो राइट लंग्स है ना, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, ये राइट लंग्स, इसके अंदर एक और दो, है ना, तो कितना, एक दो तीन, तो कितने लोब है? तीन लोब है ना। और जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर कितने लोब होते हैं? दो लोब होते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये चीज, ये थोड़ा लीवर की वजह से ऊपर होता है, ये हृदय की वजह से पीछे होता है। तो कितने लोब होते हैं? तीन। आंसर क्या हो गया? बी आपका आंसर है वो सही हो गया, ठीक है ना। राइट का ही पूछा ना, हाँ राइट लंग पूछा। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड गैसेज, ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैस कहां? ब्लड एंड लंग्स, लंग्स और ब्लड के बीच। देखो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेस्पिरेशन क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इन बॉडी, क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन, जिसमें सबसे पहले आता है क्या? पल्मोनरी वेंटिलेशन, क्या कहलाता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या, कि हमने सांस ली, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हुआ और लंग्स तक एयर पहुंच गई, ये पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाता है, जिसको ब्रीदिंग कहते हैं, जिसको हमने क्या कहा? ब्रीदिंग कहते हैं, है ना, सांस अंदर गई बाहर आ गई, है ना, तो एयर हमने अंदर ली कहां तक गई? लंग्स तक, ये पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाता है, जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, यानी यहां तो बाहर से एटमोस्फियर से लंग्स कहां आई है? लंग्स तक पहुंच, एयर कहां आई है? लंग्स तक पहुंची है ना, लंग्स के एल्वेओलाई तक पहुंची है। ओके, फिर दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, है ना। अब देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, हाँ,
आ रहा हूँ मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ ना, हॉस्पिटल में आ रहा हूँ आधे घंटे। तो देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि एयर पहुंची कहाँ, एयर लंग्स तक पहुंची, लंग्स से एयर कहाँ पहुंच गई, जो रेस्पिरेटरी कैपिलरीज है ना, रेस्पिरेटरी ब्लड कैपिलरीज वहां पहुंच गई, है ना। तो एलुलाई से जो ब्लड कैपिलरीज वहां से पहुंच गई ब्लड के अंदर, लंग्स के अंदर, है ना। तो रेस्पिरेटरी ब्लड कैपिलरीज के अंदर। तीसरा क्या होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, इंटरनल। इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब या तो क्या इंटरनल ऑक्सीजन, एक्सटर्नल में क्या O2 लोड हो गया, CO2 अनलोड, है ना। यहां क्या हो गया, यहां जाएगा ब्लड जाएगा टिश्यू लेवल पे, है ना, टिश्यू लेवल पे। यहां क्या O2 अनलोड हो जाएगा और CO2 लोड हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये चीज, तो ये इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर जहां सेल पे काम आ रहा है, ये यहां जहां फेफड़ों के अंदर गैस एलुलाई उसके चारों ओर खून की सप्लाई हो रही है, तो एलुलाई ने ऑक्सीजन लिया, अब वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चल जाएगा, ब्लड में पड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड एलुलाई में आ जाएगी, जैसे हम सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, और हम सांस ली तो ऑक्सीजन जो थी वो ब्लड के अंदर चल जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या पूछ रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, ब्लड और लंग्स में तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है एक्सटर्नल, बिल्कुल इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम बोलते हैं, सी आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये रेस्पिरेशन का जब क्वेश्चन पूछे तो ये आपको 3 स्टेप लिखने हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसमें इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन पोज, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें लंग्स से थ्रू एलुलाई के थ्रू कैसे एक्सचेंज गैस एक्सचेंज होता है एलुलाई के ऊपर लंग्स के अंदर, वो लिखना है, और टिश्यू लेवल पे गैस एक्सचेंज होता है वो इंटरनल रेस्पिरेशन है ना। टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, हाइपोक्सिया कहलाता है, क्या कहलाता है, हाइपोक्सिया कहलाता है, टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन कमी, और किसी कारण से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है उसको इस्कीमिया कहते हैं, इस्कीमिया, ओके। हाँ तो इंटरनल रेस्पिरेशन तो कहाँ होगा, टिश्यू लेवल पे होगा, एक्सक्रेशन ऑक्सीजनेशन, है ना ये तो। फिर देखो विच कंडीशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन, हम श्वास अंदर लेते हैं, इंस्पिरेशन मतलब टेकिंग इन, एयर टेकिंग इन, इंस्पिरेशन, है ना। तो इसमें कौन सी स्थिति उत्तरदायी है, डायलिटेशन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, बोथ बी एंड सी। देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जब आप रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो हम सांस ले रहे हैं तो क्या होता है, देखो सांस लेके देखिए, लेते क्या है, ये इंटरकोस्टल मसल्स है ना, ये क्या होती है, इसमें कुछ में कॉन्ट्रैक्शन होता है कुछ में डायलेशन होता है, ये पसलियां आउटवर्ड आती है, आउटवर्ड वो आउटवर्ड और अपवर्ड आता है, और डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम डोम शेप हो जाता है, डायलेट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट हम सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम नीचे जाएगा तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है इंस्पिरेशन समय, ठीक है ना। जो इंटरकोस्टल मसल्स है ना, उसमें डायलिटेशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन भी होता है ना, ये चीजें दोनों होती है, डी आपका आंसर है वो हो गया, ठीक है। यहां अगर आता कॉन्ट्रैक्शन डायलिटेशन ऑफ द डायफ्राम या डोम शेप ऑफ डायफ्राम तो वो सही होता, तो सब आंसर सही हो जाते, ठीक है ना। हाँ, और चेस्ट का जब हम सांस इंस्पिरेशन करते हैं तो क्या अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट होता है चेस्ट वॉल का, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स भी इसमें हेल्प करती है, डायफ्राम भी करता है, राइट, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, देखो 12 पेयर और रिब्स पाई जाती है, ध्यान रखना है, स्टर्नम आगे की ओर जुड़ी होती है ना, 12 पेयर में आपको कितनी कौन सी होती है ना, 7, 3 और 2, है ना, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब्स, ये 3 ध्यान रखनी है ना, 7, 3 और 2, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग, है ना, ये ध्यान रखनी। तो देखो 12 रिब्स है ना, और 12 रिब्स के बीच 11 पेयर्स क्या पाए जाते हैं, इंटर कोस्टल मसल्स पाई जाती है, क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है, ठीक है ना, डी आपका आंसर है वो सही हो गया। 12 चीज के बीच में अगर मसल जोड़े तो 11 जाएगी वैसे भी, है ना, सोचने की बड़ी बात है।
द fill in the blank is the major muscles responsible for the breathing in human। ऐसी कौन सी मसल्स है जो मेजर मसल्स है ना? तो आपको पता है कि थोरेसिक केविटी को एब्डोमिनल केविटी से जो सेपरेट करने वाली मसल होती है ना, वो कौन सी होती है? वो मसल होती है डायफ्राम। कौन सी? डायफ्राम, है ना? और इस डायफ्राम के अंदर 3 होल होते हैं, हाइटस होते हैं। एक से ईसोफेगस जाता है, एक से एओर्टा जाती है, एक इन्फीरियर वेना कहलाती है। 3 होल पाए जाते हैं डायफ्राम, है ना? हाँ, तो ये जो मसल्स है डायफ्राम, जिसके अंदर फ्रेनिक जो नर्व होती है ना, उसकी सप्लाई पाई जाती है। ओके, तो डी आपका आंसर है, वो बी आपका आंसर है, वो सही है। डायफ्राम जो मसल्स है वो मेन है, जो ब्रीदिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और उसके जुड़ी हुई कौन सी नर्व है? फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक वर्ड डायफ्राम के लिए आता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग आर ओपनिंग इन द डायफ्राम एक्सेप्ट। देखो कौन कौन सी डायफ्राम में ओपनिंग होती है। तो ये जैसे अगर डायफ्राम मसल्स है तो इसके अंदर 3 ओपनिंग होती है। कितनी? 3। एक तो क्या? ईसोफेगस जाएगा, एक क्या जाएगा? एब्डोमिनल एओर्टा, है ना? थोरेसिक एओर्टा, इससे पार होके एब्डोमिनल बन जाएगी, है ना? तो आप एओर्टा ही लिखेंगे हम लोग, एओर्टा, ठीक है ना? और इससे क्या? इंफीरियर वेना केवा, आईवीसी। तो ये 3 ओपनिंग होती है, इसके अलावा कोई ओपनिंग। देखो आईवीसी होती है, ईसोफेगस होती है, एओर्टा होती है, ट्रेकियल नहीं होती। ट्रेकिया तो पहले से ही पूरी हो जाती है ना? जो स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन का जो यहाँ सेकंड, ये ऊपर का मनुब्रियम, नीचे जो बॉडी भाग है ना, ये आके जिससे मिलता है, जिसको स्टर्नम जो एंगल ऑफ फ्लूइड कहते हैं, वहां आके ट्रेकिया कंप्लीट होता है। ट्रेकिया यहाँ कंप्लीट होता है, इस साइड अगर पैरेलल में देखे तो, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं। फिर देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ, इस प्रक्रिया के लिए वायुमंडल दबाव महसूस। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो किस लिए जरूरी है? ब्लड फ्लो के लिए, मिक्सचुरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए। ब्रीदिंग के लिए जरूरी है। बाहर अगर एयर का प्रेशर कम होगा तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, है ना? एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही तो ब्रीदिंग होती है, ठीक है ना? हाँ, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। डी आपका आंसर है, वो सही है। तो ये ऑल अबाउट थे रेस्पिरेटरी के। द लंग फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड बाई, जो लंग फंक्शन टेस्ट है वो किसके द्वारा डिटरमाइंड किए जाते हैं? टोनोमीटर के द्वारा नहीं, रेस्पिरोमीटर, बिल्कुल स्पाइरोमीटर है ना, जिसको हम रेस्पिरेमीटर ये भी हम कहते हैं, है ना? इसके द्वारा किया जाता है। बी आपका आंसर सही है। इससे तो ब्लड नापते हैं हम, इससे भी हम आउटर वातावरण में जो ब्लड है, प्रेशर है वो नापते हैं, है ना? प्रेशर, ओके, ये ब्लड प्रेशर नापने का, ठीक है। टोनोमीटर है जो शायद आंख के कुछ नापने का होता है। अब देखिए, अगर हम लंग वॉल्यूम की बात करें, है ना, किसकी? लंग वॉल्यूम की। तो देखिए, सबसे पहले लंग वॉल्यूम में आता है टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली एक सांस के अंदर, ब्रीदिंग के अंदर हम कितना एयर अंदर ले रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली हम कितना लेते हैं? 500 ml लेते हैं। 500 ml में से 350 ml जो एयर है वो लंग एल्वेओली तक पहुंचती है। 150 ml बीच में जो कंडक्टिंग जोन है ना, उसमें फंसा रहता है, जिसको हम डेड स्पेस कहते हैं, है ना? तो ये ध्यान रखना, 350 प्लस 150। 150 कहाँ रहता है? डेड स्पेस में, है ना? ठीक है। ये तो हम नॉर्मल एक जो सांस लिया छोड़ा, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। फिर अगर हम टाइडल वॉल्यूम के अलावा फोर्सफुली अमंग इंस्पिरेशन करें तो कितनी एयर अंदर जा सकती है? उसको हम बोलते हैं ERV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जो 3100 तो होती है मेल में और 1900 होती है ml में, ml
मेल और 1900 ml फीमेल। ठीक है ना? ओके। फिर आता है हमारा कि हम नॉर्मल जो सांस छोड़ रहे हैं उसका फोर्सफुली कितना और सांस छोड़ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना? इंस्पिरेटरी, सो ये तो मैंने यहां गलत लिख दिया, ERV नहीं IRV, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना? ये होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो होता है लगभग कितना, 1200 ml मेल में, 700 ml फीमेल में। ओके। और कुछ फोर्सफुली हम एक्सप्रेशन करते हैं, उसके बाद भी हमारे लंग्स के अंदर एयर बची रहती है, जिसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, RV जिसको बोलते हैं, RV, है ना? वो होता है कितना, 1200 ml। तो ये आपको नॉर्मल ध्यान रखना है कि भाई आपने नॉर्मली एक जो सांस ले रहे हैं और एक जो ब्रीदिंग रेट होती है वो कितनी होती है, ब्रीदिंग रेट होती है कितनी, लगभग 12 से 16 पर मिनट, है ना? हम कितना, 12 से 16 बार पर मिनट क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, है ना? तो 500 ml एक ब्रीथ में ले रहे हैं, तो 12 से 16 कितना बार यानी 6000 ml जो हम है वो एयर अंदर लेते हैं 1 मिनट में, है ना? अब देखिए, ये तो लंग वॉल्यूम्स है, इससे लंग कैपेसिटी बनती है, इससे क्या बनती है, लंग कैपेसिटी। अगर हम इसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ हम अगर टीवी को जोड़ दें, तो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी, IRC, जिसको टीवी इज इक्वल टू क्या, IRV, जो कितना होता है 3100 प्लस 500, कितना हो गया भाई, ये 3600। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी कितनी होती है, 3600 ml होती है, ये ध्यान रखना। फिर अगर हम ये तो इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी होगी, एक होता है जिसके अंदर अगर हम इसको आ, जिसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं, FRC, ये होता है कि ये जो आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों को अगर जोड़ दें, तो 1200 प्लस 1200 कितना हो गया, 2400 ml होता है, फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम होता है, रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है ना? और अगर जिसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, है ना, VC, वो कितना होता है, देखो VC कितना होगा, VC में अगर हम ये जोड़ दें, क्या, ये तीन, टीवी प्लस IRV प्लस ERV, कितना हो गया, 500 प्लस 3100 प्लस 1200, तो कितना हो गया, ये 4800 ml हो गया। ये क्या होता है, ये VC होती है। और एक होता है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, अगर इस VC के साथ हम RV जोड़ दें, तो 4800 प्लस 1200 कितना हो गया, 6000, ये हो गया टोटल लंग कैपेसिटी। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी थोड़ी, है ना? तो आप अगर ये चार चीजें ध्यान रख पाओगे तो ये बाकी ध्यान रह जाएगी। ठीक है, मैंने अच्छी तरह से पहले भी पढ़ा रखा है ना? तो इन चीजों को आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में यहीं से पूछ जाएगा, या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी पूछ जाएगी, जो मैंने अच्छी तरह से आपको पढ़ा रखी, राइट? इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, है ना, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको स्पर्मेटो जीनेसिस पढ़ना है और प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है ना? और आप टेस्टिस के बारे में जरूर पढ़िए। और अगर फीमेल
तो इसके अंदर आप यूट्रस पढ़िए, है ना, और उसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी है उसको पढ़ना है, ठीक है ना। और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, है ना, ये तो मैंने अच्छी तरह से पढ़ा रखा है आपको, सिंपल सा है, कोई इतना वो बड़ा है नहीं। और साथ में एक और देखें तो इनकी जो ग्लैंड्स है ना, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स है, बार्सोनल ग्लैंड्स है ना, स्किन्स ग्लैंड है, ये थोड़ा आप अच्छी तरह से देख लेना, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और अगर मैं बात करूं सेंस ऑर्गन्स की, है ना, तो इसके अंदर आई की आपको पढ़नी है आई मसल्स, और आई की विजन फिजियोलॉजी, और आई अनाटोमी, ठीक है ना, तीन भाग है, अच्छी तरह से मैंने पढ़ा रखा है, आराम से स्ट्रक्चर, आई की स्ट्रक्चर क्या होती है नॉर्मली, है ना, अच्छी तरह से मैंने पढ़ा रखा है, ढंग से देख लेना। फिर अगर मैं ईयर की बात करूं तो पार्ट्स ऑफ ईयर, बोन्स ऑफ ईयर, है ना, और साथ में क्या, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, एक मैंने आपको चार्ट बताया था, वो आपको पढ़ लेना, और कुछ भी नहीं करना है ना, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ये चीज। उसके अलावा अगर हम बात करें जॉइंट की, तो आपको जो साइनोवियल जॉइंट है बॉडी के, है ना, साइनोवियल जॉइंट्स ऑफ बॉडी, वो आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाने विद एग्जांपल। ओके, साथ में फीमर बोन, है ना, और क्या, ह्यूमरस, है ना, ये बोन आपको और सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा, वर्टिब्रा, है ना, रिब्स, कोक्शल बोन्स, और क्या, है ना, स्टर्नम, रिब्स, ये सारी नॉर्मल है ना। और फेशियल बोन के बारे में जरूर देख लें, है ना, फेशियल बोन, एटलस एक्सिस तो सिंपल सी है। ओके, उसके अलावा अगर मैं मसल्स की बात करूं, तो मैंने आपको मसल्स अच्छी तरह से पढ़ा रखा है, आप ग्लूटियस जो मसल्स है उसको जरूर पढ़ें, है ना, ग्लूटियस मसल्स। उसके अलावा डायफ्राम, और उसके अलावा आप अगर मसल्स की स्टडी करें, है ना, तो जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो तो सामने आ गई, है ना, ग्लूटियस मसल्स जहाँ इंजेक्शन लगाए जाते हैं, है ना, डेल्टोइड मसल्स, है ना, डेल्टोइड मसल, डेल्टोइड, और ज्यादा कुछ करें तो क्या, सोआस। ओके, ये इतना, उसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ना, जनरली मसल्स कौन कौन सी कहाँ पे ध्यान रखना है ना। अच्छा, उसके अलावा कुछ एक और क्वेश्चन है, जैसे इस पॉइंट कहाँ होता है बॉडी में, ये ध्यान रखना है, फिजर ऑफ रोनाल्डो, है ना, पाउच ऑफ डगलस, है ना, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सल्कस क्या होते हैं, है ना, वेंट्री वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के वेंट्रिकल, है ना, ये। और अगर बात करें सीएनएस की, है ना, तो सीएसएफ, मेनिंजेस, है ना, सीएसएफ के बारे में पूरा, सीएसएफ कहाँ फ्लो होता है, कैसे होता है, ये पूरा, मेनिंजेस, सर्कल ऑफ विलस, है ना, और अच्छी तरह से हमने सब अच्छी तरह से पढ़ रखे हैं, राइट। और एएनएस, ऑटोमिक नर्व सिस्टम में पेरा सिंपैथेटिक एंड साथ में क्या, सिंपैथेटिक, कंपैरेटिव स्टडी, और क्रेनियल
क्रेनियल नर्व्स, है ना, और स्पाइनल नर्व्स, ठीक है ना। ये चीजें आपको अच्छी तरह से रेडी कर जाना है। थोड़ा मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में पढ़ना है ना, सेरेबेलम के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज यहाँ चाहिए। बाकी जितने भी जो सिस्टम है उसमें रेस्पिरेटरी, एंडोक्राइन, है ना, कार्डियोवास्कुलर, ये अच्छी तरह से आप रेडी करके जाना। रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, कार्डियोवास्कुलर, ठीक है ना, ये अच्छी तरह से याद करके जाना है। और अगर एओर्टा की बात करूं तो एओर्टा पूरा है ना। उसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो सीलियक ट्रंक, है ना, और कैरोटिड आर्टरी, है ना, और इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, है ना। ये आपको अच्छी तरह से पढ़कर जाना है ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है ना। बाकी किसी हार्मोन के बढ़ने से कौन सा रोग हो रहा है, कम हो रहा है ना, ये कंडीशन भी थोड़ी आपको देख लेनी, जैसे इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलेटस होता है ना, ये चीजें। तो ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया हो गया बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको बढ़िया अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। और जितने भी जो क्वेश्चंस है उनको आराम से अटेंड करना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह से क्वेश्चन करना है। दोनों सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से टाइम मैनेज करके, है ना, टाइम मैनेज करके आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अच्छी तरह से आपने पूरी 7-8 महीने पढ़ाई करी है, किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ना है, विश्वास रख के आपको क्वेश्चंस करने, जो आता है वो आपको वहां लिखना है। और मैक्सिमम डाइजेस्ट सिस्टम के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, हार्ट के, लंग्स के, है ना, लिम्फोइड ऑर्गन्स के, इनके आपको डायग्राम आने चाहिए। डायग्राम अभी भी अगर मेजर ऑर्गन के डायग्राम नहीं आते तो एक बार जरूर डायग्राम देख लें, है ना। और मेरे वाले नोट्स सरसरी से अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट होके एग्जाम में जाना है ना। एग्जाम के टाइम सबको लगता है मुझे कुछ याद नहीं है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये सबको लगता है। आज मैं एग्जाम दूं, कल मैं आपके साथ एग्जाम दूं, तो मुझे भी ऐसा लगने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से बढ़िया तरीके, अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं, है ना। पॉजिटिव रहिए, अच्छी तरह से पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।